तो आज हम लोग NTSC स्टेज 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका अभी 14 फेब को ही हुआ है 2021 में ही। ठीक है, एक्चुअली ये इसका जो स्टेज 1 था वो तो आपका 2019 में हुआ था नवंबर में, और फिर वो कोविड की वजह से डिले हो गया स्टेज 2, अदरवाइज़ वो जून में हो जाता। तो अभी हुआ है वो, तो उस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने स्टेज 1 को डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देखिए जाकर कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं। और हमने अभी जो लेटेस्ट स्टेज 1 हुआ था 2020 का दिसंबर में, तो वो उसका यूपी वाला वर्जन हमने डिस्कस किया है। तो अब हम लोग स्टेज 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते थे, कितना लेवल अप होता है स्टेज 1 से स्टेज 2 का। ठीक है, और उसमें भी हम क्वेश्चंस को जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं जल्दी करने के। ठीक है, चलिए, तो ये एकेडमिक ईयर 2019 और 20 का पेपर है, जो कि हुआ है आपका 2021 में। ठीक है, तो फिजिक्स का पेपर हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बताया आपको, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फिगर गिवन बिलो शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई वन विच मे बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं अगर आपकी जो 9th की अंडरस्टैंडिंग रहती है ग्राफ्स की, उससे ही इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, मोशन में जो आप ग्राफ्स पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि आप यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक ही टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में भी यही सेम केस मिल रहा है। अगर आप यहाँ से देखें, ये देखिए, यहाँ पे देखिए कई सारी वेलोसिटीज़ आपको एक ही टाइम पे मिल रही हैं, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। थर्ड में भी यही चीज़ है। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटीज़ हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर अल्टीमेटली ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4th सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से आप गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते करते सही तक पहुँच गए। तो ये एक टेक्निक होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, और आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, 2 balls A and B आर रिलीज्ड टुवर्ड्स पॉइंट W, ठीक है, फ्रॉम X एंड Z। ठीक है, X से A बॉल रिलीज हुई है और Z से एक बॉल है B, वो रिलीज हुई है, और ये दोनों कहाँ तक सफ़र अपना पूरा कर रही हैं? W तक जा रही हैं। ठीक है, द बॉल्स मूव अलॉन्ग द ट्रैक विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। यानी यहाँ पे जब ये पहुँचेंगी तो इनकी जो स्पीड्स होंगी, दोनों की रेस्पेक्टिव स्पीड्स, उनका रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो आप खुद सोचिए कि पहले आप देखिए यहाँ पर जब ये बॉल है तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं। तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यहाँ की, फिर यहाँ से जब ये यहाँ जाएगी तो इसकी एनर्जीज में क्या क्या चेंज आएगा, या इस पोजीशन पे उसके पास कौन कौन सी एनर्जीज होंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ हाइट है। दूसरा ये कि काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी उसके पास। काइनेटिक कहाँ से आई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो काइनेटिक कहाँ से आई? यहाँ की जो पोटेंशियल है वही कुछ ना कुछ काइनेटिक में चेंज हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, सेम केस विद द बी ऑल्सो, बी के साथ भी यही हुआ होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपसे रेशियो पूछ रहा है किसका? स्पीड्स का। एक तरीका तो ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप यहाँ की टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और फिर यहाँ पे जाइए, वहाँ की टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। बराबर कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ की काइनेटिक एनर्जी एक ही आ जाएगी। इसी तरह से बी के लिए भी आप यही करेंगे, यहाँ की टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की इक्वेट करिए, बी का निकाल लीजिए, फिर उनका वेलोसिटीज का रेशियो निकाल लेंगे आप। अब ये एक लंबा तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ करें, जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे यूज़ करना आपके लिए, क्योंकि आपको आगे निकलना है, आपको टाइम सेविंग ऑप्शंस अपनाने हैं। ठीक है, ऐसे तरीके अपनाने हैं जो टाइम सेविंग है, आपका टाइम बचाएं, फिर वो टाइम कहीं और यूटिलाइज कर सकें आप। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी चेंज आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है काइनेटिक में। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में भी 2 चीज़ें हैं, या तो मास है या उसकी हाइट चेंज हो रही है, जी भी सेम रहेगा। तो मास तो चेंज नहीं होगा यहाँ से वहाँ जाने में, क्या चेंज हो रहा है? हाइट चेंज हो रही है। तो देखते हैं ज़रा हाइट क्या चेंज हो रही है। भाई ये लाइन मैं खींच देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से देखिए ये वाली हाइट है, एक ये हाइट चेंज हो रही है वहाँ पे जाकर, और वही हाइट की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ m जो होता है वो तो नहीं बदलने वाला, वो तो सेम रहेगा। v में जो कुछ यहाँ हाइट में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा v से। ठीक है, वो v में दिखेगा आपको वहाँ पे। तो हाइट कितना चेंज हो रही है? 45 है, 27 है, दिख रहा है आपको, ये 18 का चेंज आ रहा है। अच्छा, बी में भी देखते हैं हम लोग कि हाइट में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखिए 35 है और ये 27 है, तो हाइट कितनी चेंज हो रही है आपकी? 8 मीटर से चेंज हो रही है। तो ये दोनों हाइट्स में जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी में, ए
और b की, अगर इसको हम va मान लें और इसको vb मान लें, तो इन दोनों की वेलोसिटी में नजर आएगा आपको वो, ठीक है, क्लियर दिखेगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है, va यानी जो va की वेलोसिटी है उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है 18 से, यानी उस, और b का किससे रिलेट कर रहा है 8 से। तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे आप लॉजिक कॉमन सेंस लगाइए और दोनों का रेशियो आप इस तरह लिख सकते हैं, va स्क्वायर डिवाइडेड बाई vb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/8। यही इक्वेशन आपकी जब आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तब भी उससे यही आएगा और कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन बस अब थोड़ा सा लॉजिक सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिए और आप बहुत जल्दी इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। वहीं नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम बर्बाद करेंगे अपना, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करना है। अगर आपने रटा नहीं है चैप्टर, अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप यहाँ डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली पहुंचते हैं तो क्या आएगा, 2 4 = 8 हो जाएगा, ये 2 9 = 18, ये देखिए 9/4। अभी आपको पता है स्क्वायर उधर से जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 विच इज इक्वल टू 3/2। देखिए कितनी जल्दी आपने आंसर निकाल दिया। अगर ये थिंकिंग आपकी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर लेंगे, आप पेन कम से कम चलाना पड़ेगा अगर आपको, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। पेन ज़्यादा चलाएंगे टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो कॉमन सेंस और लॉजिक को यूज़ करिए, उससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है अ मार्बल P ऑफ मास m लाइज एट रेस्ट ऑन द एज ऑफ अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ टेबल ऑफ हाइट h एज शोन इन द फिगर। एक h हाइट पे एक मार्बल रखा है Q, ठीक है। फिर कह रहा है, तो सॉरी P रखा हुआ है, Q के बारे में क्या कह रहा है, अ सेकंड आइडेंटिकल मार्बल Q, बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है Q, वो उसका मास भी सेम है और वो U स्पीड से इस P की तरफ आ रहा है। अब कह रहा है टकराने के बाद, कोलिजन के बाद P की स्पीड बताइए। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिकली। अब आपको अगर इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप फौरन आप चुटकियों में आंसर निकाल देंगे इसका, कि उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है जिस स्पीड से, टकराने के बाद जिससे वो टकराया है अपनी पूरी स्पीड उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये U से आ रहा है, टकराने के बाद P भी U से आगे जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना, आपको आंसर हो गया आपका U, यानी P की स्पीड भी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। तो एक वर्ड था यहाँ पे ट्रिकी, इसको पकड़ लेना था आपको, आप आंसर निकला था, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में भी टाइम लगा देते, जबकि आसान क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लॉक फ्लोट्स विद इट्स फ्रैक्शन ईटा ई इनसाइड द वाटर व्हेन इमर्ज्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड केप्ट ऑन अर्थ। देखिए एक बीकर में एक जो है वो एक ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट इमर्ज्ड होगा, अर्थ पे पूरा सिस्टम रखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं आगे, द बीकर अलॉन्ग विद द ब्लॉक इज शिफ्टेड टू द सर्फेस ऑफ द मून। अब इस पूरे सिस्टम को मून पे ले गए उठा के। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ ईटा m इज द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक नाउ इमर्ज्ड, यानी अब इतना हिस्सा ब्लॉक का अंदर है, ठीक है, जिसका नाम ईटा m बोल रहे हैं। पहले जो अर्थ पे जितना हिस्सा अंदर था पानी के उसको वो ईटा e बोल रहे थे। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे 3 ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि अर्थ पे कुछ पार्ट सबमर्ज था, यानी पानी के अंदर इमर्ज था, कुछ पार्ट मून पे जाके वो चेंज हो रहा है, तीनों में चेंज होता दिख रहा है आपको। यहाँ पे बराबर दिख रहा है, यहाँ पे इस रिलेशन से साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं जितना यहाँ पे डूबा होगा उतना ही वहाँ पे होगा। अब आप कॉमन सेंस यहाँ पे भी यूज करिए। आप सब जानते हैं, आपने जो अपथ्रस्ट का या बायंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या है, जो सबमर्ज्ड पार्ट होता है, इमर्ज्ड पार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, डूबा हुआ हिस्सा जो होता है पानी में, वो किस पे डिपेंड करता है, वो रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 0.6 है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका 60% हिस्सा पानी के अंदर डूब जाएगा अगर आप पानी में डालेंगे उसको। जैसे आइस की 0.9 होती है, तो इसका मतलब ये आइस का 90% हिस्सा पानी में डूब जाएगा जब आप पानी में डालेंगे उसको। तो रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना हिस्सा किसी ऑब्जेक्ट का पानी पे डालने में डूबेगा, कितना बाहर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है, पूरा सिस्टम अर्थ पे रखा है, उसको फिर मून पे ले गए। अब अर्थ से मून पे जाने में क्या चेंज हो जाता है, क्या मास चेंज होता है, क्या वॉल्यूम चेंज होता है, नहीं। तो डेंसिटी पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो डेंसिटी पे चेंज नहीं होती तो रिलेटिव डेंसिटी पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। चेंज क्या होता है, वो जी पे असर पड़ता है ना, वहां जाते हैं तो जी बदल जाता है। तो जी पे तो ये चीजें डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो अल्टीमेटली वो चीजें चेंज नहीं हो रही हैं जिन पे सबमर्जेंस किसी भी बॉडी का डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जितना पार्ट अर्थ पे सबमर्ज रहेगा उतना ही मून पे रहेगा। इतना सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपको पैरामीटर सारे पता है कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, कोई भी बॉडी अगर पानी में डूबता है तो उस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते थे कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, सिर्फ थर्ड, ये दोनों बराबर रहेंगे, यानी जो फ्रैक्शन ऑफ सबमर्जेंस है वो बराबर रहेगा, ठीक है, यहां पे भी और मून पे भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑन अ प्लैनेट इज 0.25 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्लैनेट पे जो वेट है वो जी अर्थ पे, अर्थ का कितना है 0.25, 0.25 का मतलब हो गया g/4। अब क्या कह रहे हैं, आप पेंडुलम क्लॉक दैट टिक्स वंस एवरी सेकेंड ऑन अर्थ, एक पेंडुलम क्लॉक है जो हर सेकेंड में एक बार टिक करती है अर्थ पे, उसको प्लेनेट पे ले गए। ठीक है, जिस प्लेनेट की बात हो रही है, जहां पे जो वेट है वो अर्थ का कितना है 1/4 है। ऑन दैट प्लेनेट द क्लॉक वुड टिक वंस इन एवरी, अब उस प्लेनेट पे क्लॉक हर सेकंड में कितनी बार टिक करेगी, अर्थ पे तो एक बार कर रही है। अब आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड का रिलेशन है आपका t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। ठीक है, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, यानी पूरी इक्वेशन आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, L/√g। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे g से रिलेशन हो रहा है क्योंकि g चेंज हो रहा है, तो आप सिर्फ g वाला फैक्टर लिखिए। अच्छा, आप सब जानते हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए t अगर g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, रूट नहीं होता यहाँ पे, तो क्या होता, g जितने फैक्टर से कम हो जाता t उतने फैक्टर से बढ़ जाता। यही जानते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर g/4 हो गया है तो इसका मतलब t क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां कोई भी चीज जितने फैक्टर से कम होती है यहां पे उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो अगर ये रूट नहीं होता तो आप डायरेक्टली बता देते कि जो प्लेनेट है उस पे g का g/4 हो जा रहा है, यानी 4 टाइम से कम हो जा रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 टाइम से बढ़ जाएगा, वहां पे डायरेक्टली बता देते। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे रूट भी लगा हुआ है साथ में। ठीक है, तो अब चेंज बिल्कुल वैसा नहीं होगा कि नीचे अगर कोई चीज 4 से कम हो रही है तो ऊपर डायरेक्टली 4 से 4 टाइम्स हो जाए, नहीं, उससे पहले आपको नीचे वाली चीज का रूट भी निकालना पड़ेगा। तो बताइए, अगर अब रूट लग गया है नीचे तो इसका मतलब ये चीज आ गई है ना इस तरह से, ऐसे, तो क्या होगा, अब जब ये ऊपर रूट खुल के आएगा तो कहीं ना कहीं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बन गया आपका। तो अब जो t है वो 4 के फैक्टर से नहीं बढ़ेगा, कितने के फैक्टर से बढ़ेगा, 2 के फैक्टर से बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हो गया, टाइम पीरियड डबल हो रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, टाइम पीरियड डबल हो रहा है यानी 2 सेकंड हो जाएगा। तो अगर आपका ये अच्छा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला लगाने वाला, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं पूरा फॉर्मूला लगाने की, कुछ भी करने की। आपने देख लिया कि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे से, और नीचे रूट में है तो पहले वो रूट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उतने फैक्टर से t इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये थोड़े स्मार्ट मेथड्स हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट अ स्पीड u एंड रिटर्न्स बैक टू द थ्रोवर। ठीक है, एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका जा रहा है कि u स्पीड से। ठीक है, एक u स्पीड से हम इसको फेंक रहे हैं, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। u स्पीड से हम इसको फेंक रहे हैं ऊपर, ये देखिए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, फिर वो वापस आ रही है थ्रोवर के पास। ठीक है, ये फिर वापस आ रही है। अब देयर आर 2 इंस्टेंट्स एट विच द बॉल हैज इक्वल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब 2 कोई ऐसे इंस्टेंट हैं जहां पे बॉल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इंस्टेंट्स इज, अब देखें यहाँ पे जनरल अप्रोच क्या होती है कि काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वल बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाफ mv² इक्वल टू क्या है, mgh। सिंपल, यही बोल रहा है हमारे पास कि दोनों बराबर होंगी, दोनों को हमने इक्वल रख दिया। अब v की वैल्यू हम कैसे निकालें, v की वैल्यू हम जानते हैं फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस gt हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप माइनस, ऊपर को माइनस ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ले लीजिए आप, तो u माइनस gt हो जाएगा। अच्छा, h की वैल्यू कैसे निकालें, तो h का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ut माइनस हाफ gt²। रख दीजिए दोनों की वैल्यूज, क्या आएगा यहाँ पे, हाफ m, v कितना हो जाएगा आपका, और m कैंसिल भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी u माइनस gt का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, h को हम लिखेंगे ut माइनस हाफ gt²। ये इक्वेशन बन के आ गई हमारे सामने। अब देखें यहाँ पे ध्यान से कि अब जब इसको आप खोलेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपकी g और t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। g और t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप सॉल्व करेंगे, कोई सिंपल तरीके से इसके फैक्टर होने नहीं जा रहे हैं, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य वाला। फिर उसके बाद आप इसके फैक्टर निकालेंगे। सोचिए कितना लंबा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर आप चलिए सॉल्व कर भी लेते हैं, एंड में आप पहुंच जाते हैं, आपका आंसर आ भी जाता है, लेकिन आप कितना टाइम इसके लिए वेस्ट करेंगे। और नहीं आया मान लीजिए एंड में आंसर, तब तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देगा ये क्वेश्चन।
कि आप सोचेंगे यार अब इतना खतरनाक क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा पूरी तरह से। तो एक गलत अप्रोच, अगर आप इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को अपनाने जा रहे हैं, क्या करें, तरीका क्या है? क्या हम छोड़ दें इस क्वेश्चन को? ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ने की जरूरत है। तरीका गलत है हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि हमने लॉजिक कॉमन सेंस नहीं लगाया। हम जो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते आ रहे थे, हमने क्वेश्चन देखा और बस शुरू कर दिया लगाना, स्टेप बाय स्टेप करना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि क्या इसको करने का कोई ट्रिकी, कोई अच्छा, कोई शॉर्ट तरीका भी है, थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ कर ले। हम नहीं किया तो हम इतने बड़े जाल में फंसते चले जाएंगे यहाँ पे। और ये मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं खराब होगा, मान लीजिए आ भी गया तो इसकी वजह से आपके आगे के 3-4 क्वेश्चन जो है वो ये ले डालेगा, वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया आपका क्वेश्चन करने का, तो फिर ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले क्वेश्चन को बर्बाद कर देगा और कई बच्चे आपके आगे निकल जाएंगे इसी तरह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चंस को आप देखें तो पहले लॉजिक और कॉमन सेंस को अपने प्रायोरिटी दीजिए। उससे पहले सोचिए कि इस क्वेश्चंस को करने का क्या सही तरीका या शॉर्ट तरीका हो सकता है, जहां मेरा टाइम भी कम खर्च हो, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर भी सही आए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ एक वर्ड बोल रहा था, यही वर्ड जो भी हमने यहाँ पकड़ा और उसको इक्वेट कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम सही तरह से अप्लाई करते हैं, इसी लॉजिक को, तो ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत थी हमको। जैसे यहाँ पे देखिए आपको हिंट दिया हुआ था यही कि ये कहाँ जा रहा है कि u इनिशियल स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा कि यहाँ पे इनिशियली जब वो नीचे फेंका जा रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? उसके पास सिर्फ काइनेटिक है। u स्पीड से फेंका जा रहा है तो इसका मतलब हाफ mv² उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाती हैं। तो काइनेटिक तो पहले भी थी उसके पास, अब पोटेंशियल भी आ गई है, तो पोटेंशियल कहाँ से आई? इसका मतलब यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई है। यहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल आपकी इक्वल है। तो इक्वल कैसे हो गई? यही तो कुछ ना कुछ काइनेटिक में चेंज हुई है और यही पोटेंशियल में चेंज हो गई है। ठीक है, काइनेटिक पहले से थी तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये इक्वली डिवाइड हो गई है। इसका मतलब काइनेटिक भी आपके पास यहाँ पे इसका हाफ होगा, हाफ mv² u का स्क्वायर का हाफ, और पोटेंशियल भी आप कितना होगा आपके पास, हाफ mu², है ना। अब काइनेटिक हमें पता चल गई है, तो हम यहां से अब ये पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है 2 इंस्टेंट ऐसे होंगे, यहां पे भी ऐसा होगा जब इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होगी। मान लेते हैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, ये A पॉइंट है और ये वाला पॉइंट B है। ठीक है, तो A पॉइंट और B के बीच में टाइम इंटरवल पूछ रहा है, A से B के बीच का टाइम इंटरवल पूछ रहा है। टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो हमें अगर v = u + at यूज़ करना है तो उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और क्या चाहिए आपको? और आपको g तो पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें u दोनों की इनिशियल और फाइनल चाहिए। अब एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे जब आएगा तो भी इसकी v ही होगी। तो अगर हम सिर्फ यहाँ की v निकाल लें तो हम इजीली इसका टाइम इंटरवल पता कर सकते हैं। v कैसे पता करेंगे? v के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। क्या पता है? बिल्कुल पता है। ये देखिए हमें पता है यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे थी उसका हाफ होगी। तो कितनी होगी? हाफ mu² होगी। इसको इक्वल कर देते हैं, v निकालना है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देते हैं, मान लेते हैं हाफ mv² है वहाँ की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से v कैसे निकलेगा? अब देखिए m कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है v = आ जाएगा आपका u/√2, यानी यहाँ का v आ गया। सेम v यहाँ का भी होगा। अब आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, v = u + at। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप ऊपर प्लस ले रहे हैं तो नीचे माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, v यहाँ पे कितना आएगा? ऊपर का अगर आप प्लस ले रहे हैं तो ये आएगा, ठीक है, u/√2। यहाँ अगर आप नीचे माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, u/√2। कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, g आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे t यहाँ आ जाएगा। अब ये इधर आएगा तो आपको दिख रहा है कि हो जाएगा 2 × u/√2 = gt। ठीक है, तो कितना आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इस 2 से इस √2 को कैसे कैंसिल करेंगे? इसको आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √2, ठीक है, ये gt। ठीक है, ये आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक √2 कैंसिल हो जाएगा। तो t की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ रही है आपके पास? g/√2u। g/√2u कहाँ, सॉरी, हाँ, √2u/g आएगी, उल्टा लिख गया मैंने।
क्या आएगी यहाँ पे, √2u/g। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2u/g। कौन सा ऑप्शन है सही? थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है साफ साफ कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको दोबारा देखिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को करने का। अदरवाइज हमने आपको भी पीछे बताया कि आप कैसे उसको गलत कर देते अगर आप उस ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करने लगेंगे। तो आपके लॉजिक और कॉमन सेंस में बहुत ताकत है, उसको यूज़ करना सीखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे भी देखिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन कंप्रेस्ड बाय अ लेंथ x इज हाफ kx स्क्वायर एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इट इज kx। k is a constant of spring known as spring constant. The spring is placed on a floor upright and a stone of mass 10 kg falls and hits the spring with a speed 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए अभी सिनेरियो हम बनाते हैं आपके लिए। एक स्प्रिंग है आपकी, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे रखी हुई है इस तरह से। एक मास है जो कि आपका है 10 kg का, ठीक है, वो आकर इसको हिट करता है। अब जब ये इसको हिट करता है तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, ये आके इसके ऊपर गिर गया, 10 kg मास। ठीक है, जब ये इसको अगर हिट करता है तो क्या कह रहे हैं, कितनी स्पीड से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। हो क्या रहा है, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग जो थी, जो स्प्रिंग की मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ थी, ये कितनी कंप्रेस हो जाती है आपकी, तो ये जो कंप्रेशन है ये आता है आपका 5 सेंटीमीटर का, काफ़ी छोटा है। ठीक है, पूछ रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू क्या आएगी, वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है हमको, सिंपल। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, उसी से करना है हमको। यहाँ पे इसके पास टोटल कौन कौन सी एनर्जी होंगी, पोटेंशियल होगी प्लस काइनेटिक होगी, ठीक है, हाफ mv² होगी। अब इक्वल टू, जब ये आके यहाँ पे टकराया और इसने इसको नीचे पुश कर दिया, अब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, अब ये पुश कर दिया तो ये रुक गया वहाँ पे, तो काइनेटिक तो नहीं होने वाली, ठीक है, तो 0 हो जाती है। उसके बाद दूसरी कौन सी एनर्जी होगी, आप सब जानते हैं, वो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से जो चेंज आएगा एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी जो इसको मिली थी वो चेंज हो जाएगी पूरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि क्या होती है, हाफ kx²। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा mgh प्लस हाफ mv² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाफ kx²। सबकी वैल्यू आपको बताएं, रख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m कितना है, 10 है, ठीक है, g को भी 10 ले लेते हैं, और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ के रेस्पेक्ट में हमें देखना है, तो यहाँ कितना नीचे आया है, ये 5 सेंटीमीटर आया है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5/100 प्लस हाफ m, यहाँ पे फिर 10 होगा, और v² कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ हाफ k की वैल्यू हमें निकालनी है, और x कितना है, x वही है, कितना नीचे आया है, तो वही 5 सेंटीमीटर नीचे आया है, तो 5/100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करना है, जल्दी ये करते हैं। यहाँ हो गया 5 प्लस यहाँ कितना आएगा आपके पास, ये हो गया 5, तो ये हो गया 500 प्लस यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ देखिए ये इक्वल टू होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाफ k, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको दे देगा 5 1 5, 5 to 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी निकल के k की, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 505। ठीक है, और यहाँ कितना है, ये इंटू हो जाएगा आपका 800 इक्वल टू k। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे इधर देखते हैं हम लोग, तो 820 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 5 कितना होता है, 40। ठीक है, और 8 5 40। तो यहाँ देखिए 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ना इसमें 4 आ रहा है, ना इसमें है, ना इसमें, यही ऑप्शन एक है जो सही हो सकता है, और इसको आप करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 10 to the power 5 आ रहा है, तो अगर आप यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए 4.04 इंटू 10 to the power 5 आपका आंसर आ जाएगा। पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनली आंसर लेकर आना है जल्दी। जिस स्टेप पे आपको लगे, आपका दिमाग क्लिक कर जाए कि अरे ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो फिर आप वहीं रुक जाइए, उसको आगे जाके पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम सेव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे फिर कोई जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वहाँ यूज़ कर पाएंगे टाइम को। ठीक है, ऐसे ही लोग टाइम बचाते हैं, आप यहाँ वेस्ट कर देंगे उसको, तो फिर वहाँ के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो ईजी क्वेश्चन हैं उनका टाइम आपको बचाकर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, उन पे देना होता है।
ठीक है, यही तरीका है आपको क्वेश्चंस को सही तरह से अटेम्प्ट करने का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम अ हाइट h = 20 मीटर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इलास्टिकली एंड रिटर्न्स टू हर हैंड। देखिए बनाते हैं सिनेरियो को। क्या है, एक गर्ल है जो बॉल को ड्रॉप कर रही है, वो नीचे आती है, ठीक है, ग्राउंड को हिट करती है, नीचे आई, ग्राउंड को हिट किया, हिट करने के बाद उसके पास वापस पहुंच गई, ठीक है। यहाँ पे कोई गर्ल है जो इस बॉल को नीचे फेंक रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं, एन इको ऑफ द थर्ड ऑफ द बॉल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ नियर बाई क्लिफ। यहाँ पे कोई क्लिफ है, ठीक है, इस क्लिफ पे इको जो है वो टकरा कर उसके पास पहुंचती है। इको सुनाई कब देती है, द इको इज हर्ड एट एग्जैक्टली द सेम मोमेंट व्हेन द बॉल रिटर्न्स टू द गर्ल्स हैंड। जब बॉल यहाँ से टकरा कर वापस जाती है और जैसे ही उसके हाथ में पहुंचती है वैसे ही इको भी सुनाई देती है उसको। इसका मतलब ये इको प्रोड्यूस कब हुई होगी, जब बॉल नीचे टकराई होगी। बॉल की यहाँ से हाइट कितनी है, 20 है, बॉल यहाँ पे टकराई, इको प्रोड्यूस हुई, इको का साउंड यहाँ से चला, ठीक है, इको का साउंड यहाँ से ऐसे ऐसे ये साउंड यहाँ गया, इससे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके ये साउंड गर्ल तक पहुँचा। ये जो टाइम है वो उतना ही टाइम लग रहा है जितने टाइम में बॉल नीचे से ऊपर जा रही है टकराने के बाद, इको प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द गर्ल, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, डी, ठीक है, ये भी वही होगी डी। ये डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है। हम कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस स्पीड के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले टाइम पता होना चाहिए कि बॉल को नीचे आना है और फिर ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है। तो ये तो बड़ा आसान है पता करना आपको, आप फॉर्मूला जानते हैं, दोनों टाइम बराबर होंगे। मान लीजिए T1 है, ये T2 है ऊपर जाने का, तो बराबर होंगे। T1 = T2 = फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, 2h/g, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2h कितना है आपके पास 20 है और g 10 है, ये कितना आ गया 2 सेकंड आ गया। यानी 2 सेकंड में ये बॉल नीचे से ऊपर जाती है और 2 ही सेकंड में ये जो साउंड है यहाँ टकरा के यहाँ से वहाँ जाता है। अब सपोज करते हैं जो साउंड की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जो कवर कर रहा है वो ये वाली, ये डिस्टेंस और आपकी ये वाली, ये दोनों डिस्टेंस मान लेते हैं बराबर हैं। मान लेते हैं ये x है तो ये भी x है। तो ज़रा डिस्टेंस x निकालते हैं कितनी आएगी, साउंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाली x कितनी आ रही है उसकी। तो आपको पता है साउंड की स्पीड तो हमें दे रखी है यहाँ पे 350, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे इसकी 2x मान लेते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 350 इंटू टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया x 350 आ गया, यानी x कितना आ गया आपके पास 350। अगर ये मानते हैं कि मिडिल में आके टकराया है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 10 होगी, क्योंकि ये 20 है पूरी, वो भी 20 होगी, तो ये 10 होगी। आपको ये d निकालना है। अब देखिए फिर कॉमन सेंस, लॉजिक, कॉमन सेंस यूज करिए। आप जान रहे हैं अगर ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है 10, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 350 मीटर, ठीक है, और ये आपसे बेस पूछ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल का रूल जो पढ़ा है उसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, उससे बड़ी कोई साइड नहीं होती है। अब जो आंसर है यहाँ पे भी दिख रहा है वो 350 से बड़ा तो नहीं आएगा, है ना, 350 से बड़ा तो आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे ये भी आंसर सही नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा है, ये 700 है, ये भी बड़ा है, यानी ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। आपका आंसर यहाँ पे 350 मीटर आ गया। यानी अगर आप लॉजिक, कॉमन सेंस यूज करें तो कितनी जल्दी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं सिर्फ इससे, ठीक है, इस फॉर्मूले को, मतलब इस लॉजिक को लगाकर। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये इतनी छोटी साइड है, इतनी छोटी है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा आपका, ठीक है। ये भी ये जो हाइपोटेन्यूज है ना वो ऑलमोस्ट बेस के आपके पैरेलल हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा। और भी इसको कम कर लीजिए आप, यानी 10 इतना छोटा है इस 350 में, यानी जो बेस आएगा ना वो 350 के अराउंड ही होगा, बिल्कुल बहुत पास होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा 350 से। तो 350 से कम ही होना है, 350 से कम कोई ऑप्शन, इतने पुअर ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप आराम से यहीं से आप आंसर निकाला, आपका आपने लॉजिक लगाया और निकाल लेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो इससे पहले भी निकाल सकते हैं, जो थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ थिंकिंग रखते होंगे, सोच लेंगे कि हाँ ये क्या होगा, कितनी नेग्लिजिबल आपका जो ये परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है ये कितनी नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो आंसर जो है वो 350 के अराउंड ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन 350 के आसपास नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान है।
कह रहा है द 4 ग्राफ्स बिटवीन 1/u and 1/v आर गिवन फॉर स्फेरिकल मिरर्स विच वन ऑफ देम सुटेबली रिप्रेजेंट्स अ कॉन्वेक्स मिरर एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखिए u और v के बारे में आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा है। स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में वो भी कॉन्वेक्स बोल रहा है, तो कॉन्वेक्स आपका कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, ये देखिए। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, u तो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, तो u कैसा होता है आप जानते हैं, नेगेटिव होगा हमेशा। v इसमें राइट साइड बनता है, ठीक है, तो v राइट साइड बनता है इसमें, तो v कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। तो अब सोचिए u नेगेटिव है तो 1/u भी नेगेटिव होगा, ठीक है, और v पॉजिटिव है तो 1/v भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसमें कौन सा ग्राफ है जिसमें u पॉजिटिव, u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है। ग्राफ में आप सब जानते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों राइट साइड में दिए हुए हैं, गलत है, नहीं हो सकता। भाई दोनों कैसे पॉजिटिव होंगे, अभी हमने देखा दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u नेगेटिव है, v पॉजिटिव, हाँ इसका मतलब ये सही होगा। तो बाकी भी देख लेते हैं, ये भी गलत होंगे, देखिए दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए v को नेगेटिव कर दिया और यहाँ पे देखिए u को पॉजिटिव किया है और v नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो आप देखते ही लगा देते कि यहाँ सेकंड ऑप्शन के अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। ठीक है, इट्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड बिहाइंड लेंस। चलिए 1 by 1 सिनेरियो बना लेते हैं। कौन सा लेंस रखा है इन्होंने, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखा है एक पॉइंट ए पर, एक पॉइंट ए है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्होंने इस तरह से रखा है और उसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है बिहाइंड द लेंस, यानी यहाँ कहीं पे बन रही है। आपको पता है बिहाइंड द लेंस जो इमेज बन रही है उसके लिए, और कैसी है, मैग्नीफाइड है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज है, तो इसका जो f होगा वो यहाँ कहीं होगा और ये बियॉन्ड द f ही रखा होगा ऑब्जेक्ट, यानी इधर ही कहीं रखा होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस। अब दूसरा सिनेरियो है, पहला सिनेरियो हमने ये बना लिया, ठीक है, और ये कितना होगा, ये फोकल लेंथ होगी जिसको हम f लिखते हैं, स्मॉल f। दूसरे सिनेरियो में कह रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस एंड प्लेस्ड एट अ पॉइंट b अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बट एग्जैक्टली द सेम मैग्निफिकेशन, यानी जितना मैग्निफिकेशन इसका मिल रहा है, इधर जो इमेज बन रही है इसकी रियल एंड इन्वर्टेड, उतने ही मैग्निफिकेशन की इमेज आपको मिल रही है। कब, जब आप बहुत करीब ले आते हैं इसको, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है वो बहुत करीब ले आते हैं और वर्चुअल बन रही है। आप सब जानते हैं वर्चुअल इमेज कब बनती है भाई, वर्चुअल का केस क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान से, ये आपका f हो गया, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। वर्चुअल कब बनती है, f तक तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, रियल बनेगी, f और o के बीच में ही वर्चुअल बनती है। इसका मतलब अगला जो ऑब्जेक्ट का जो b पोजीशन बता रहे हैं वो f और b के बीच, f और o के बीच में ही कहीं होगी। ठीक है, ये तो आपकी फोकल लेंथ रहेगी। तो दो सिनेरियो आपके सामने है, कह रहे हैं इन दोनों केसेस में जो इमेजेस बन रही हैं उनका मैग्निफिकेशन सेम है, यानी हाइट और साइज सब कुछ सेम है। फिर क्या पूछ रहे हैं, लेट f बी द फोकस ऑफ द लेंथ इन फ्रंट ऑफ इट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। अब मैग्निफिकेशन सेम है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे किस में चाहिए होगा हमको, v/u वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, v की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, v दिया भी नहीं है, यहाँ f की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो उसके टर्म में क्या होता है, उसके टर्म में होता है f/f+u, आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे f u का साइन रखा जाएगा। अब दो केसेस में दो अलग अलग u बन रहे हैं, f तो सेम होगा, तो दो अलग अलग u बन रहे हैं, तो दो, पहला हम u1 निकाल लेते हैं। u1 कितना होगा, यहाँ पे देखिए पहला u, पहला f+af ये होगा ना, f प्लस ये वाली डिस्टेंस, टोटल ये होगा ना u1, तो इसमें क्या आ रहा है, ये f आ रहा है और प्लस af आ रहा है, और साइन के साथ लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा। u2 कितना होगा, u2 यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, u2 की जो डिस्टेंस है वो ये वाली होगी u2, ठीक है, तो ये u2 होगा। u2 कितना होगा, अब यहाँ पे f बड़ा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको ये fb, ठीक है, तो ये fb आप उसमें से माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस साइन रहेगा। अब ये दो केसेस यहाँ पे बन रहे हैं तो दोनों को बराबर कर देते हैं। दो कौन कौन से बनेंगे, f/f+u1 इक्वल हो जाएगा f/f+u2 के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, f तो कैंसिल हो जाएगा आपका, 1/f यहाँ पे रहते देते हैं, और u1 की वैल्यू क्या है, -f+af इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1/, ये देखिए f तो f ही रहेगा, u2 फिर माइनस हो जाएगा, u2 कितना निकाला हमने, ये देखिए -f-f b, क्लियर है।
अब आप यहीं से देख सकते हैं ये एफ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा क्या हमें, एफ प्लस ए एफ इक्वल टू एफ माइनस एफ बी। ये एफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी आ रहा है। साइन को आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे। तो कौन सा पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर इसका निकाल सकते थे अगर आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें पता थी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है, 2 केस बना लीजिए U1 U2 और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, नेत्रा हु इज अ बैक बेंचर, पीछे बैठती है, डिस्कवर्स वन डे इन द क्लास दैट शी इज अनेबल टू डिस्कर्न द डिटेल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वेरी वेल। यानी ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ टीचर लिख रहा है वो उसको सही से समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। व्हेन शी विजिट्स एन ऑप्टिशियन, ठीक है, ही प्रिस्क्राइब्स ग्लासेस फॉर हर। वो ऑप्टिशियन को जाती है और वो उसको चश्मा जो है प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत गलती होती है, फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो ये देख लेना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो अब फॉल्स ढूंढना है। पहला पूछ रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि शी सफर्स फ्रॉम मायोपिया वेयर द फार पॉइंट इज नियरर देन द ब्लैक बोर्ड। देखिए आप, बिल्कुल सही बात है, उसको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। दूर की चीजें जब नहीं दिखती हैं तो कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया होता है। मायोपिया में फिर आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से शिफ्ट हो चुका होता है। और यहाँ पे अगर आपको ब्लैक बोर्ड की चीजें नहीं दिख रही, इसका मतलब आपका फार पॉइंट उससे भी पास आ चुका है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, अ कनकेव लेंस विद अ सुइटेबल पावर कैन हेल्प करेक्ट हर विजन। आपको पता है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, जो आपकी आंख में है। तो उस कर्वेचर को बढ़ने की वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो रेटिना से आगे ही कन्वर्ज कर देता है रेस को। तो आपको एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ता है ताकि वो पहले रेज उसके ऊपर आए और वो उसको क्या कर दे, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे। फिर वो डाइवर्जिंग रेज जब आपके कन्वेक्स लेंस पे पड़ती हैं तो वो फिर रेटिना पे फोकस कर देता है उनको। तो बिल्कुल सही है, कनकेव लेंस यूज करेंगे। अगला कह रहा है, हर आई इज डिफेक्टिव एंड इज फॉर्मिंग इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अभी हमने डिस्कस कर लिया पहले ही, क्योंकि रेटिना के पहले ही इमेज बना देता है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, उसकी कर्वेचर बढ़ जाता है। या तो आई बॉल जो है वो आपकी आई बॉल में भी डिफेक्ट आ जाता है। आई बॉल हो सकता है आपकी पीछे चली गई हो, बड़ी हो गई हो। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, अ कनकेव लेंस और अ कॉन्वेक्स लेंस मे बी यूज टू करेक्ट हर विजन। अब दोनों कह रहा है, या तो कन्वेक्स भी यूज कर सकते हैं, कनकेव, ये तो गलत है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, फिर आपको क्या कनकेव यूज करना है, ठीक है, कॉन्वेक्स यूज नहीं कर सकते। तो यही ऑप्शन गलत है और यही आंसर हमारा होना चाहिए था। आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, कंसीडर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 सच दैट R1 लेस देन R2 लेस देन R3। यानी R3 सबसे बड़ा है, उसके बाद R2 है और उसके बाद R1 है। 2 of them are connected in parallel and then connected in series with the third. Which one of the following configuration yields the highest current when connected to the same battery? हाईएस्ट करंट की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हाईएस्ट करंट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट करंट का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है। रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे की क्या है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है। रुकावट जितनी कम होगी करंट उतनी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस कम कब होती है? सीरीज और पैरेलल, दो कॉम्बिनेशन आपने पढ़े हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं सीरीज में क्या होता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो कैसे ऐड होती है? डायरेक्टली ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे, इस तरह से, ये मान लीजिए सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। R1, R2, R3, मान लीजिए 3, 4, 5 है। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी ये सब सारी। कितनी आ जाएगी आपके पास? 12 ओम, काफी ज्यादा है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टर जो होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो उससे भी बड़ी होती है, ठीक है। 5 से भी बड़ी आ रही है 12। इसका मतलब अगर आप सीरीज में लगाते हैं सबको तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी और करंट बहुत कम हो जाएगी। पैरेलल में क्या होता है? सारे रेसिप्रोकल में चले जाते हैं। अगर इनको हम पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा? सारे ही क्या चले जाएंगे? रेसिप्रोकल में चले जाएंगे। कौन कौन से? ये 3 आपका 1/3 और ये 1/4 और ये 1/5। अब इनको सबको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम आएगी, यानी 3 से भी कम आएगी ये। तो अगर आप चाहते हैं ज्यादा करंट हो तो आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए जाएं, और खासकर बड़े वाले जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उनको पैरेलल में लगाएं, ठीक है। अब यहां ऑप्शन में आपको दे रखा है कि आपको कितने लगाने हैं। 2 को पैरेलल में लगा सकते हैं आप, तीसरा तो आपको सीरीज में लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप क्या चाहेंगे कि जो बड़े रेजिस्टर्स हैं उनको हम पैरेलल में लगाएं और जो सबसे छोटा है वो सीरीज में रहे, ताकि ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए ना वो कम आए, ठीक है। तो कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए कुछ इस तरह का फिगर बन के आएगा यहां पे, ठीक है। 2 को आपने किस में लगा दिया?
पैरेलल में और तीसरे को सीरीज में लगा दिया। तो अब बड़े वालों को पैरेलल में लगाएंगे आप, तो R3 पैरेलल में लगाएंगे और किसको, R2, ये दोनों बड़े हैं, और बचा कौन सबसे छोटा, R1। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सबसे कम रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, ठीक है, एज अ रिजल्ट आपकी जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में R3 और R2 को पैरेलल में रखा गया है, R3 और R2, ये देखिए थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है R2 एंड R3 इन पैरेलल विद R1 इन सीरीज, यही ऑप्शन होगा। इसमें भी आप लॉजिक लगाइए जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिगर शोज 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एज मेन, व्हाट इज द एम्परेज यानी करंट रेटिंग क्या होगी फ्यूज की जो इसमें यूज करें हम। अब आपको पता है फ्यूज कैसा यूज करते हैं आप, जितनी मैक्सिमम करंट जा रही है उसमें उससे बड़ा ही ज्यादा रेटिंग का फ्यूज यूज करेंगे आप, अदरवाइज तो अगर उतना ही यूज कर लेंगे उससे कम यूज कर लेंगे तब तो अप्लायंस आपके चलेंगे ही नहीं कई सारे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा इस सर्किट में टोटल करंट मैक्सिमम जा कितनी रही है, ताकि फिर हम ये आइडिया लगाएं कि उससे बड़ा बड़ा फ्यूज यूज करेंगे हम। तो कितनी जा रही है वो कैसे निकालेंगे, देखो एक तरीका तो ये है जो आप ट्रेडिशनल तरीका है, तो आप R निकालें, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, V²/P वाले फॉर्मूले से, और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, उसके बाद करंट निकालें आप सबकी। उससे शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट ये है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, P = VI वाला, ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, P/V। इस फॉर्मूले से आप करंट सबकी निकाल सकते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पे देखिए ये P दिया हुआ है आपको, ये V दिया हुआ है, डिवाइड करिए दोनों को, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5, तो 5 से थोड़ी सी ज़्यादा ही ज़्यादा आएगी, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 5, 5 2 10, 5 2 10, 11। देखिए 5 पे करने पर 1100 आ रहा है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा होगी, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो 5 पॉइंट समथिंग आएगी। इस वाले हीटर की, हीटर को जो करंट चाहिए होगी वो 5 एम्पियर से ज़्यादा की चाहिए होगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये भी काफ़ी कम वैल्यू आएगी, यहाँ की देखिए वैल्यू 70/220, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इसकी वैल्यू 1 से भी छोटी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना निकालते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हाफ आएगी, हाफ एम्पियर की करंट चाहिए होगी। अब आप सबको देख लीजिए, कंबाइंड कर लीजिए, यानी 6 एम्पियर के अराउंड या 6 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा करंट चाहिए होगी, 6 से 7 के बीच में चाहिए होगी, अराउंड अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं। इसका मतलब जो फ्यूज़ होगा वो 6 एम्पियर से बड़ा का होना चाहिए, उससे छोटा लगाएंगे तो करंट जाएगी ही नहीं अंदर, बहुत सारे अप्लायंसेस चलेंगे नहीं, फ्यूज़ हो जाए, उड़ जाएगा वो, क्लियर है। तो फ्यूज़ का काम ही होता है उड़ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि 1 एम्पियर नहीं लगा सकते, 2 एम्पियर फौरन उड़ जाएगा, 5 एम्पियर नहीं लगा सकते, 5 से ज़्यादा की करंट चाहिए हमको। अब बचा कौन सा ऑप्शन, देखिए 10 एम्पियर का। तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करिए, लॉजिक एंड कॉमन सेंस यूज़ करिए और बहुत जल्दी आंसर निकालिए। अदरवाइज हमने आपको बताया भी रेजिस्टेंस निकालिए और सबका, उसके बाद प्रॉपर तरीके से, जो प्रॉपर तरीका है लगाने का, ट्रेडिशनल वे है वो वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, उसके बाद फिर करंट निकालिए, उसमें आपका 1-2 मिनट आराम से चला जाएगा, चाहे जितना तेज़ आप करें। ऐसे करेंगे तो आपका विदिन 20 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। चलिए रख देते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और एक आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। इनको पैरेलल रख दिया गया एक दूसरे के। फिर क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस भी दे दी है उनकी 10 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज नियर द नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट्स, अब यहाँ पे पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इधर से इधर जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो लुकिंग फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट द मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट ऑब्वियस सी बात है इधर चलेगी, करंट इधर होगी। आप मैग्नेटिक फील्ड का आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेसिक सा, उसमें राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है हमको कि जो थंब है उसकी डायरेक्शन को, अगर थंब को अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखें और जो कर्ल हो रही हैं हमारी फिंगर्स, वो जो डायरेक्शन दिखा रही होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए करंट इधर है, हमारी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे कर्ल हो रही हैं ना, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, हमारी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे जा रही हैं। तो ये कैसी डायरेक्शन होती है, अगर हम इसको सर्किल में बनाएं, देखिए ये कुछ ऐसी है, ये कैसी है, ये आपको दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे ऐसे। तो ये पूछ क्या रहे थे हमसे कि लुकिंग फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, ये कह रहे हैं हम तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ से देख रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव प्लेट की तरफ से देखेंगे तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन को तो आप ऐसे ही लेंगे ना, करंट की डायरेक्शन तो नहीं बदल देंगे, ऐसे कर देंगे आप, करंट तो इधर ही है तो ऐसे ही रखेंगे। अब जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आप फिंगर बाहर की तरफ आ रही हैं, बाहर मतलब ऐसे आ रही हैं, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे आ रही हैं, तो अब जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये देखिए, ये देखिए, तो ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है,
ऐसी डायरेक्शन कौन सी है, इसका अपोजिट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान क्वेश्चन था, इधर से आपने निकाल लिया तो उसका तो अपोजिट होना ही था उधर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। तो ये आपके ये आपके 14 क्वेश्चन, इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए फिजिक्स में। तो आपने देखा इन क्वेश्चंस को हम लॉजिक और कॉमन सेंस को यूज़ करके कैसे जल्दी यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी लर्निंग आपको इस सोल्यूशन से मिली है वो ये है कि हमारे लॉजिक और कॉमन सेंस में बहुत पावर है। नियरली सारे ही क्वेश्चन हमने लॉजिक एंड कॉमन सेंस से यूज़ किए हैं, ठीक है, किए हैं, उससे सॉल्व किए हैं। तो अगर आप ये कैसे कर सकते हैं, क्या कोई मार्केट में टैबलेट आती है जो हम खरीद के खा लें और हमारा लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ होने लगे? नहीं, ये हैबिट से होता है। आप अभी जो भी चैप्टर पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस को जिस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करते हैं, सेम वही अप्रोच आपकी एग्जाम में भी आ जाती है, ठीक है। वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, ओवरनाइट आप कोई चीजें चेंज नहीं कर रहे हैं, और एडवाइजेबल भी होता है कि चेंज नहीं करना चाहिए हमको। जो हमने हैबिट डाली हम उसी हैबिट के साथ एग्जाम में जाते हैं। तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, आपने लॉजिक और कॉमन सेंस को प्रेफरेंस देने की हैबिट बनानी पड़ेगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्लास में कोई टीचर आपको सॉल्व करा रहे हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं, तो वहां पे टीचर से भी आप ये कहें, और टीचर को भी चाहिए कि वो बच्चों को प्रमोट करें कि हर एक क्वेश्चन में वो पहले लॉजिक एंड कॉमन सेंस को यूज करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। स्पेशली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप NTSC के लिए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बनती चली जाएगी कि आप लॉजिक और कॉमन सेंस को प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आपके पास जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो तो है ही रिजर्व में, उसको तो यूज करेंगे ही। जब आप हमें कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई ट्रिक नहीं लग रही है, वहां पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड फिर सेकंड ऑप्शन है उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसको नहीं डालना है हमको, पहले टाइम सेविंग मोड पे जाना है हमको कि हम टाइम कितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच अपनाइए, तो आप जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, सिर्फ NTSC में ही नहीं, आप आगे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, इवन JEE का भी एग्जाम अगर आप नीट और JEE का दे रहे हैं, वहाँ पे भी आप ये अप्रोच अपनाइए। वहाँ पे भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपसे कम टाइम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा गया, इसका मतलब वहाँ पे उसके मल्टीपल वेज होंगे सॉल्व करने के। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। अगर आप लंबा तरीका पकड़ लेंगे तो अब आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका, आप स्मार्ट तरीके अगर अपनाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन भी होगा, आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।